अब अदब, ठीक है भैया। इससे पहले हम इस इंटरव्यू को चालू करें, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बच्चों को बताना चाहूँगा। पिछले साल चैनल का जो पहला इंटरव्यू आया था, उसमें एक कमेंट है एक बच्चे का कि मैं ये दावा करके जा रहा हूँ कि अगले साल मेरा इंटरव्यू आएगा। और बड़ा सा एक कमेंट है, मैं स्क्रीनशॉट भी डालूंगा, और उसके नीचे मेरा रिप्लाई है कि अब आप अनस्टॉपेबल हो चुके हो। वो कोई और नहीं, वो आपका कमेंट था। हेलो, हे अदम, एम आई ऑडिबल? हेलो भैया, हाँ जी, ऑडिबल है आप। बढ़िया यार, बधाइयाँ जी बधाइयाँ, आपने तो सबका नाम रोशन कर दिया है। 99.6% ऑल इंडिया रैंक सेकंड। हाँ जी भैया। सुपर प्राउड, सुपर प्राउड। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लाइव क्लासेस से थे, बैचेस से, तो बैचेस का नाम रोशन किया, पूरी ह्यूमैनिटीज एज अ होल कम्युनिटी का नाम आपने रोशन किया है कि भाई हर साल ह्यूमैनिटीज वाले कुछ ना कुछ बड़े लेवल पे कर रहे हैं। बढ़िया है। थैंक यू भैया। अभी आपके सीयूटी एग्जाम चल रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज बेसिकली हम क्या करने वाले हैं। तो देखो, चैनल पे स्ट्रेटजी वीडियोस भरी पड़ी हैं कि हर सब्जेक्ट में कैसे टॉप करना है, क्या करना है। लेकिन बहुत कम ऐसी वीडियोस हो पाती हैं जहां पर हमें ऑल इंडिया टॉपर्स का माइंडसेट पता चलता है कि उन्होंने अपना प्रिपरेशन कैसे करा था, उनकी जर्नी कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज़ ठीक तो है। मैंने बता ही दी है, आपका स्कोर है 99.6%। अब अदब, ठीक है भैया। इससे पहले हम इस इंटरव्यू को चालू करें, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बच्चों को बताना चाहूँगा। पिछले साल चैनल का जो पहला इंटरव्यू आया था, उसमें एक कमेंट है एक बच्चे का कि मैं ये दावा करके जा रहा हूँ कि अगले साल मेरा इंटरव्यू आएगा। और बड़ा सा एक कमेंट है, मैं स्क्रीनशॉट भी डालूंगा, और उसके नीचे मेरा रिप्लाई है कि अब आप अनस्टॉपेबल हो चुके हो। वो कोई और नहीं, वो आपका कमेंट था। आपने उसी समय कमेंट कर दिया था और आपने करके दिखाया। कैसा लग रहा है आज आपको इतना बड़ा एक मुकाम पे पहुंच के? बहुत ही मतलब खुद में ऐसा हम्म। मतलब बहुत प्राउड होता है खुद पे ही। और ऐसा लगता है कि एक चीज जो मैनिफेस्ट की थी कहीं ना कहीं, वो मैंने प्रूव करके दिखाई है। और जो मेहनत करी है उसका भी रिजल्ट तो मिला ही है। और मतलब पेरेंट्स को भी अच्छा लग रहा है, स्कूल में सभी फ्रेंड्स को, टीचर्स को, तो सबको अच्छा लग रहा है। तो एक मतलब खुशी है हर जगह। तो उस चीज के लिए मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल। और वो जो कमेंट था, लाइक वो किम भैया की वीडियो पे हम्म। कमेंट था। और मैंने मतलब उस टाइम बस लिख दिया। और उस टाइम आई वाज लाइक ओवरवेल्म्ड, मतलब वो वीडियो देख के, कि मैंने उस टाइम ऐसे अपना डिटरमाइन कर लिया था कि मुझे करना है। और फिर बीच में कुछ चैलेंजेस भी रहे होंगे, रहे ही थे मतलब। लेकिन फिर वो मतलब प्रूव हो पाया, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके कॉन्फिडेंस को भी दाद देना पड़ेगी। आप तो उसमें लिखा हुआ है कि पहली बात तो आपको इंटरव्यू बहुत रिलेटेबल लगा, और 10th में आपने 99% स्कोर करे थे। आपने बोला अब इससे ज़्यादा करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मतलब लोग बोलते चलो एक बार 99 आ गया, आपने नहीं नहीं, अब तो 99 को भी आगे लेके जाना है। तो दो ये तो मार्क्स बिल्कुल चले गए जो आपके, उसका गम है या फिर आप सेटिस्फाइड है अपने रिजल्ट से? नहीं नहीं नहीं, गम तो बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं उनमें से नहीं हूँ जो हाँ। ऐसा रिसेंट करें किसी चीज हाँ। को। मतलब जितना आया अच्छा किया, अपनी मेहनत थी। मतलब जो भी स्कोर आता, अगर इससे कम भी आता तो आई वुड हैव कंप्लीटली एक्सेप्टेड इट। बिल्कुल मैं उसको अच्छे से लेता कि भाई मेहनत की थी, उसका रिजल्ट मिला। तो अब 99.6 आए तो 2 मार्क्स। हालांकि मेरे को इंग्लिश में ऐसा था कि मेरे को 100 स्कोर करना था, मेरा हम्म। एक वो पर्सनल टारगेट था। मेरे को ऐसा था कि कम ओवरऑल मेरी परसेंटेज कुछ भी आए, मेरे को इंग्लिश में 100 करना है। क्योंकि 10th में मेरी इंग्लिश में ही 3 मार्क्स कटे थे, और वहां से मेरी मतलब हाँ। परसेंटेज थोड़ी सी ड्रॉप हुई। तो वो मेरे को ओवरकम करना था। तो अब की बार भी कहीं ना कहीं कट गया, लेकिन उसका कोई मेरे को गम नहीं है। आई एम लाइक कंप्लीटली जॉयफुल। मतलब जो मिला है बहुत सही है, अच्छा रिजल्ट। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। इससे पहले मैं आपसे सिलेबस से रिलेटेड और स्ट्रेटजी रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं, अपने बारे में आप थोड़ा बताइए। लाइक आपकी स्कूल लाइफ के बारे में, आपकी कैसी पर्सनैलिटी है, क्या आपको करना पसंद है, आप अपने आप को मतलब कैसे डिस्क्राइब करेंगे? लाइक मैं ऐसे अपने आप को डिस्क्राइब करूं तो आई एम वेरी एक्टिव इन स्कूल। मतलब हम्म। पूरी स्कूल लाइफ में आई वाज वेरी एक्टिव। सभी एक्टिविटीज में पार्ट लेना, कोई स्पीच है, डिबेट है, एक्टिंग है, इवन पेंटिंग, ड्राइंग, पोइट्री में बहुत अच्छे से, क्विजेज में। और स्कूल में आई वाज 5th क्लास में मैं जूनियर हेड बॉय बना था। अच्छा, 10th ठीक है। क्लास में मैं हाउस कैप्टन बना। हाँ। 11th में मैं वाइस हेड बॉय बना। और 12th में मैं हेड बॉय बना। तो मतलब वो लीडरशिप। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ। हम्म। लेकिन इसमें मैं एक चीज डिस्टिंग्विश करना चाहूंगा कि एक तो इंट्रोवर्ट होना और एक सोशल सिचुएशंस में खुद को वीक पाना, इसमें थोड़ा सा हम्म। डिफरेंस है।
इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो खुद में भी रह के अपने आप को पावर्ड फील करते हैं, और जो खुद की कंपनी है वो उसको एंजॉय करते हैं। तो जब आप इंट्रोवर्ट होते हैं तो आप खुद को सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। जब आप के आसपास कोई नहीं है तो आप मतलब खुद में अपने आप को समझ पा रहे होते हैं। तो इंट्रोवर्ट एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि मतलब वो खुद को समझते हैं और खुद की कंपनी को एन्जॉय करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं लीडरशिप में भी आई वाज़ लाइक आगे, हुँ। ऐसा स्कूल के अंदर, पार्टिसिपेशन में भी। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऐसा टीचर्स को ऐसा लगे कि भई ये तो शाय टाइप का बच्चा है। शाय भी नहीं तो मतलब कि ये तो बड़ा सिंसियर बच्चा है। मतलब थोड़ी बहुत कहीं न कहीं वैसे मज़ाक, मस्ती ये सब किया, लेकिन ऐसे डिसिप्लिन्ड था मैं, मतलब हूँ अभी भी, डिसिप्लिन्ड तो हूँ ही। और टीचर्स के लिए भी मतलब टीचर्स का जैसे फेवरेट स्टूडेंट होता है वैसे टाइप का था। और वो भी सिर्फ इसलिए नहीं कि मार्क्स ज़्यादा है, वो टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट भी है मेरे मन में। बहुत ज़्यादा मैं टीचर्स को मतलब वैल्यू करता हूँ, क्योंकि उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। मतलब मेरे को जो लगता है जो मैं आज हूँ, जो भी कुछ उन्होंने मतलब मैं बना हूँ, जितना भी कुछ मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, अभी वो चलता रहेगा, आगे भी टीचर्स आएँगे। लेकिन अभी तक जो मेरे स्कूल के टीचर्स हैं, लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। और मेरे जो प्रिंसिपल, लाइक जो फॉर्मर प्रिंसिपल थी हमारे स्कूल की, डॉक्टर अनीता मैम, आई वुड लाइक टू गिव लाइक टेक हर नेम। उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने जो पैशन सिखाया, जो ग्रैटिट्यूड सिखाया, वो पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में बहुत मदद मिली मुझे। बहुत बहुत अवेयरनेस दिख रही है आपके अंदर। आपने डिफाइन भी बहुत अच्छे से करा है। इनफैक्ट जैसे अगर मैं लोगों से बोलता हूँ कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। उनका रहता है आप इतने सारे लोगों से बात कर रहे हो। वो नहीं होता है। शाइनेस में और इंट्रोवर्जन में डिफरेंस होता है। बहुत 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 अच्छे से आपने डिफाइन किया। अदब में अगर मैं आपसे बोलूँ, आप पे इतनी अच्छी अवेयरनेस है कि क्या ऐसा है आपके अंदर जो आपको बाकी बच्चों से डिफरेंट बना देता है कि आप इतना अच्छा कंटिन्यूअसली स्कोर कर पा रहे हो, इतने सारे चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हो? तो अगर आप 1, 2, 3 कुछ क्वालिटीज़ बताना चाहो जो आपको लगता है कि आपके अंदर यूनिक है? अ, भैया फर्स्ट चीज़ तो मैं कहूँगा टाइम मैनेजमेंट। हाँ। और इसके अंदर भी एक चीज़ ये आती है कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? हुँ, कि मतलब हम कभी भी टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे होते, हम उसको ऐसी चीज़ों में स्पेंड कर रहे होते हैं जिनको हम वैल्यू नहीं करते, हुँ, या फिर बाद में जाके हम रिग्रेट करते हैं। तो हमेशा टाइम को ऐसी चीज़ों में स्पेंड करना जिनको आप वैल्यू करते हो। क्योंकि टाइम एक कॉस्ट है एक हुँ, टाइप से। यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप एक चीज़ करोगे तो आप दूसरे को मिस कर जाओगे। तो अगर मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो मैं इवैल्यूएट करूँगा कि इसमें पार्टिसिपेशन से मेरे को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कितना वो बेनिफिशियल होगा मेरे लिए, और क्या मैं कहीं न कहीं वो मेरी स्टडीज़ को कहीं हैम्पर तो नहीं कर रहा है, उन चीज़ को मैं साथ में लेके चलता था। बाकी चीज़ मैं कहूँगा दूसरी चीज़ कि कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि जो स्कूल में रोज़ होता था काम, मतलब स्कूल में आज टीचर ने कुछ भी पढ़ाया तो उसको घर पे आके रिवाइज़ करना, उसको घर पे आके बड़े अच्छे से मतलब कंप्लीटली अपना होमवर्क को कंप्लीट रखना। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं नोटबुक वगैरह तो कंप्लीट नहीं रखता था, वो चीज़ मेरी थी क्योंकि मैं फिर सेल्फ स्टडी कर लेता था। वो हुँ। नोटबुक में टाइम वेस्ट करने के बजाय मतलब अपना चैप्टर को रिवाइज़ कर लिया, जो चीज़ें थी उन पॉइंट्स को रिवाइज़ कर लिया। फिर तीसरी चीज़ मैं करूँगा कहूँगा कंसंट्रेशन भी, कि मतलब क्लास के अंदर भी आई वाज़ लाइक वेरी अटेंटिव, टीचर को अच्छे से सुनना, उस टाइम डिस्टर्ब नहीं होना। तो मतलब ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मैं कहूँगा। बढ़िया। इसमें अदम एक चीज़ है कि देखो, ये हर बच्चे को पता रहता है कि उसको पढ़ना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन विल पावर नहीं होता। पता है कि इस समय मुझे पढ़ना चाहिए, बट मैं मूवी देखने बैठ चुका हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि आप लोग फेस नहीं करते, हम सब फेस करते हैं, लेकिन कुछ हमारे अंदर है जो हमें पुश करता है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए। तो आपके अंदर ऐसा क्या पर्पस था, क्या ड्रीम था, जिसने आपको पुश किया कि भाई मुझे बेटर करना है? मेरे ख्याल से इसमें कहीं न कहीं पेरेंट्स का भी रोल रहता है, कि वो भी आपको बचपन से ही एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। हुँ, मतलब मोटिवेशन भी एक्सट्रिंसिक बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है जब हुँ, तक आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है। तो मतलब वो कहीं न कहीं जो अपब्रिंगिंग है, उसमें भी आता है, जो टीचर्स ने मतलब अपब्रिंगिंग करी है स्कूल के अंदर, वो एनवायरनमेंट है उससे भी आता है, और आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वो भी कैसा है, उस पे भी डिपेंड करता है। ये भी आप इवैल्यूएट कीजिए कि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ाकू फ्रेंड्स होने चाहिए। मस्ती मौज करो अपना अच्छे से, लेकिन जो आपको एक सही डायरेक्शन देते रहें कि भाई गलत काम नहीं करना है, मतलब हुँ, अपना बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो चीज़ें पढ़ाई भी ज़रूरी है तो उसको भी अपना साथ के साथ लेके चलना है। और एक चीज़ की मतलब ये आप सोचो कि एट द एंड रिजल्ट क्या होगा? मतलब आज आप मूवी में टाइम वेस्ट कर रहे हो। ज़ मूवी देखना गलत बात नहीं है, लेकिन वो टाइम है कि अगर हुँ, परसों पेपर है, तो उस मूवी को आज देखने के बजाय मैं परसों एग्ज़ाम के बाद देख लूँगा। वहाँ पे मेरी दोनों चीज़ सैटिस्फाई हो जाएँगी, रिजल्ट भी अच्छा आएगा और मूवी भी देखी जाएगी। तो इन चीज़ों को मतलब
आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को कौन-सी चीज़ किस हुँ, टाइम करनी है, क्या चीज़ मेरे लिए वैल्यू रखती है। परफेक्ट। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। हुँ, मतलब आपको पढ़ाई में एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन होना चाहिए हुँ, कि पढ़ के यार मुझे मज़ा आ रहा है। मतलब मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि पढ़ के मज़ा ही आता है। पढ़ने से मेरे को कोई कभी पढ़ना बर्डन के तरीके से हुँ। नहीं लगा कि पढ़ना भी इम्पोर्टेंट पार्ट क्या मैं तो कहूँगा मतलब एक इंटीग्रल पार्ट है कि उसके बिना तो यार ऐसा अधूरा-अधूरा सा लगता है कि पढ़ा नहीं तो फिर क्या किया मतलब ऐसे। लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम आए हुए अभी 2 से 3 दिन हुए हैं। मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से स्कोर करे हैं, उनके मैसेज आना चालू हो गए हैं कि अब आगे हम क्या करें? मतलब सीयूटी हुँ, हो गया कुछ बच्चों का, अब हम क्या करें? मतलब वो पूछ रहे हैं, बुक्स पढ़ना चालू करें, कॉलेज का पढ़ना, क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसा टॉपर नहीं देखा जो मतलब चिढ़ के पढ़ने बैठता है कि अरे यार ये तो प्यार है आपको तो आप ऑटोमेटिकली टॉपर बन जाओगे, बाय प्रोडक्ट है। परसेंटेज के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। अदम अब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपकी पर्सनैलिटी से बहुत कुछ लोगों को सीखने मिल गया होगा। अब आप मुझे बताइए, जब आप 11th 12th में आए तो आपने स्टार्टिंग में क्या अप्रोच अपनाई, क्योंकि आपका इंटरव्यू चैनल का पहला इंटरव्यू हो रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो अपलोड होगा। तो आप मुझे बताइए स्टार्टिंग में आपकी क्या अप्रोच थी और फिर टाइम के साथ आपने उसको कैसे चेंज करा, आराम से इसको एक्सप्लेन करिए। भैया मतलब हम्म। 11th स्टार्ट हुई तो शुरुआत में तो सब थोड़े से लीनिएंट से ही होते हैं। टीचर्स भी मतलब हाँ अभी तो हाँ। बच्चे आ रहे हैं, चेंज कर रहे हैं स्ट्रीम, 2 दिन यहाँ पे बैठे हैं, 2 दिन वहाँ पे बैठे हैं, सब ऐसा चल रहा है। तो 11th तो शुरुआत बड़ी स्लो नोट पे हुई और मतलब एक चीज़ थी कि हमारे स्कूल में टीचर थे पुष्पेंद्र सर, उनकी गाइडेंस के अंदर आई वाज़ लाइक थोड़ा-सा फोकस्ड यूपीएससी के लिए, हम्म। मतलब कि सिविल सर्विसेज़ का उसमें। तो वो उसकी स्पेशल क्लासेस लेते थे, तो कहीं न कहीं मेरा फोकस थोड़ा-सा वहाँ पे था। मैं उसमें मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना और करंट अफेयर्स पढ़ना या फिर कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें मतलब सिलेबस से रिलेटेड वो पढ़ना। तो 11th की शुरुआत में मैंने बहुत ज़्यादा 11th पे फ़ोकस नहीं किया था। जो क्लास के अंदर होता था मैं उसको बड़े ध्यान से हम्म। सुनता था, समझता था। मतलब अपना होमवर्क कंप्लीट रखता था, चीज़ें सही चल रही थी मतलब। और जो क्योंकि हमारे स्कूल में मतलब अच्छे से ऐसा नहीं था कि टीचर्स नेग्लिजेंट थे, मतलब टीचर्स बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होती थी, तो उनको मतलब अच्छे से समझना। और 11th में मैंने कि ऐसा बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं हम्म। करी थी, ना मेरा कोई बहुत ज़्यादा टारगेट था 11th के अंदर। 11th के अंदर तो मतलब पढ़ते गए, ऐसा प्रोसेस चलता रहा कि मतलब अगर आप कैसे कंप्लीट होगा चैप्टर की भई रीडिंग कर ली, उसके बाद क्वेश्चन्स देख लिए। ज़्यादा किया तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए यूट्यूब से एक्सप्लेनेशन देख लिया और कुछ अगर यूट्यूब से क्वेश्चन्स देखने हैं तो वो अटेम्प्ट कर लिए। और फिर मतलब अपना नॉर्मल एक फ्लो में चल रही हैं चीज़ें और फिर ऐसे ही फाइनल एग्ज़ाम्स हुए। मतलब उसमें 11th में तो मैं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा रिगरसली हम्म। नहीं पढ़ा। कहीं न कहीं मैंने थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट भी किया, हम्म। मतलब मैं उसको एडमिट करता हूँ। लेकिन अ, लेकिन मतलब कि 11th तो हो गई, लेकिन जैसे ही 12th स्टार्ट हुई, तो 12th में मेरे को था कि अब तो स्कोर अच्छा आना चाहिए। वो जैसे वो इंटरव्यू के नीचे मैंने कमेंट किया वो एक चीज़। और फिर ऐसा भी था कि 10th के अंदर क्योंकि स्कोर अच्छा था तो वो एक बेंचमार्क सेट हो गया था। हम्म। तो उसको तो सरपास करना ही है, एक ऐसी चीज़ इंट्रिंसिकली मोटिवेशन था। तो 12th के अंदर शुरुआत से ही मैंने एनसीईआरटीज़ जो क्लास में एक्सप्लेनेशन होती थी, मतलब बिल्कुल अच्छे से मैं एनसीईआरटी को करने लग गया। जैसे कि मतलब क्लास के अंदर एक्सप्लेनेशन तो घर आके बिल्कुल एक-एक लाइन बाय लाइन पढ़ना। एक-एक चीज़ को मतलब कि और कुछ भी डाउट है तो फिर नेक्स्ट डे अपने टीचर से क्लियर करना। और 12th के अंदर मतलब जैसे आप जो भी कोई भी टॉपिक लग रहा है उसके लिए वीडियो देखना। हम्म। मतलब एक चैप्टर कैसे वही वाली बात है कि चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा। 12th के अंदर एक और चीज़ ऐड हो जाती है कि आप क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो हम्म। कि नहीं, क्योंकि आपको एट द एंड बोर्ड का एग्ज़ाम लिखना है। आपकी आपको चीज़ समझ में आ गई लेकिन आपके मन में पॉइंट्स नहीं बन रहे कि इसको कैसे करें। तो अब तो आप लाइक चैट जीपीटी का यूज़ करो कि कोई आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसके पॉइंट्स क्या होंगे, तो गिव मी 5 पॉइंटर्स और उसके बाद सोचो कि उसके अंदर 5 पॉइंटर्स के अंदर आप क्या सब्सटेंस लिख हम्म। सकते हो। तो ऐसे 11th में ही स्टार्ट हुई। अगर मैं एक चीज़ स्पेसिफिकली बोलूँ तो इंग्लिश का मेरे को वो 10th का था कि मेरे थोड़े हाँ 3 हाँ। मार्क्स कटे। तो 11th में मैंने अप्रैल से ही रीडिंग की हैबिट स्टार्ट कर दी थी। पैसेज की अटेम्प्ट करने की, पैसेज करना। और बाकी 12th के अंदर और भी साथ के साथ मैं बाकी चीज़ें तो करता ही था, स्कूल के अंदर पार्टिसिपेट किया
और एक्टिविटीज के अंदर, वो सब चीजें तो साथ के साथ चल रही थी। ऐसा नहीं था कि 12th में मैंने उनको साइड लाइन कर हम्म। दिया अपने बोर्ड्स की वजह से। तो फिर यहाँ जून की मतलब जून तक हो गया था। फिर उसके बाद जुलाई के अंदर स्कूल के अंदर पीरियोडिक टेस्ट वगैरह थी, तो तब थोड़ा सा किया। और तब ऐसा था कि भाई स्कूल के अंदर भी जो टेस्ट होंगे उनके अंदर भी अच्छा स्कोर करना है, लेकिन अपना साथ के साथ करते रहना है। क्योंकि मेरे पास मैथ्स भी था, तो उसके अंदर भी मेरे को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता था, क्योंकि उसके मतलब वो रिगरस सब्जेक्ट है, तो उसके लिए अपनी प्रैक्टिस वगैरह चलती रहती थी। फिर ऐसा ही सितंबर में हमारे हाफ ईयरली हुए थे, तो तब तक हमारे हाफ ईयरली के अंदर ऑलमोस्ट सिलेबस आ रहा था, मतलब 90% सिलेबस आ रहा था, ऐसा नहीं था कि हाफ ही सिलेबस आ रहा है। तो तब तक मैंने अपना सिलेबस कवर कर लिया था। और उसके बाद मैंने खरीद लिए थे पीवाईक्यूज की बुक्स। और मतलब मैंने बहुत अच्छे से तो कवर नहीं करी, ये तो बात है, लेकिन मैंने पीवाईक्यूज देखना शुरू कर दिया, क्वेश्चंस को देखना शुरू कर दिया कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं बोर्ड के एग्जाम के अंदर, कहाँ कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। उन चीजों को मतलब एनालाइज करना शुरू कर दिया कहीं ना कहीं। और फिर नवंबर के अराउंड मैंने सैंपल पेपर्स मतलब परचेज कर लिए थे। अच्छा, लेकिन नवंबर सैंपल पेपर आपने नवंबर में ही, मतलब तब तक सिलेबस हाँ आपका जी, हो गया था? हाँ हो गया था, मतलब मोस्ट सब्जेक्ट्स का हमारे हम्म। स्कूल के अंदर भी दिसंबर तक हो गया था ठीक है। सिलेबस। तो फिर मैंने पर्सनली भी उसको कवर कर लिया था। हम्म। और नवंबर और दिसंबर यानी लेट नवंबर में मैंने सैंपल पेपर्स परचेज कर लिए थे। लेकिन एक चीज मेरे साथ हुई जो कि मैं हर किसी को कहूंगा कि वो आपके साथ नहीं होनी चाहिए, कि वो सैंपल पेपर्स मेरे ऑलमोस्ट ब्लैंक रहे। और उसका हाँ रीजन मैं हाँ। बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि इसी टाइम पे मैंने पार्टिसिपेट किया था, जो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम होता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का फ्लैगशिप इवेंट है, विकसित भारत यंग हम्म। लीडर्स डायलॉग। तो मेरे प्री बोर्ड्स 1 चल रहे थे जिस टाइम पे उसका रिजल्ट आया, और मैं स्टेट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया था। तो मेरा फोकस कहीं ना कहीं उसमें चला गया था, क्योंकि हम्म। मेरे को था कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको मिस नहीं कर सकता। तो फिर मेरा जैसे एक यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र जाके, जैसे मैं भिवानी से हूँ, तो कुरुक्षेत्र जाके वहां पे उसका कंपटीशन हुआ था। उसके लिए मैंने बहुत रिसर्च करी थी, मतलब वो मेरी थीम थी उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, तो उसके लिए मैंने किया। तो इस वजह से जो मेरा टारगेट था कि मैं दिसंबर के अंदर सैंपल पेपर्स को करूंगा, वो नहीं हो पाया, हम्म। वो अचीव नहीं हो पाया। साथ के साथ मतलब रेगुलर स्टडीज चल रही थी, क्योंकि स्कूल के अंदर प्री बोर्ड्स हो गए थे, तो रिविजन भी हो गई थी हम्म। पूरे सिलेबस की। स्कूल के अंदर प्री बोर्ड्स फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हो गए थे। लेकिन वो खुद से मैं मॉक्स मैंने नहीं दिए थे, 3 आवर्स के नहीं दिए थे। इसी तरीके से फिर मेरा जनवरी भी स्टार्ट हुआ, तो जनवरी में तो पूरा मैं वहां अपने प्रोग्राम में डिवोटेड था, क्योंकि मेरा 9 to 12 न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में प्रोग्राम था। तो उससे पहले मैं पूरा उसमें बिजी था। हम्म। तो मेरे जो विंटर वैकेशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हम्म। होता है मतलब रिविजन का, वो ही मेरा मतलब पूरा, मैं कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ 12th का पहले हम्म। 12 दिन तो उनमें से। और फिर जैसे ही मैं उधर दिल्ली से आया, फिर रियलाइजेशन होता है भाई अब तो पढ़ना करना पड़ेगा, पड़ेगा। क्योंकि बोर्ड्स फिर तो ऐसे सामने दिख रहे थे कि बोर्ड्स तो आ गए। हाँ। क्योंकि मेरे को 10th की चीजें याद आ रही थी कि 10th में मैंने कितना स्ट्रेटेजिकली पढ़ा था, और 12th में मैं कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूँ। हम्म। 10th में मैंने नवंबर में सैंपल पेपर स्टार्ट कर दिए थे, हम्म। जनवरी में तो मैं सब कुछ रैप अप कर चुका था। हम्म। और अब मेरे को लग रहा था कि जनवरी आ गई है और मेरा कुछ भी कवर नहीं है। इसी बीच में जैसे ही विंटर वेकेशंस एंड हुई, तो हमारे स्कूल में प्री बोर्ड्स आ गए। और फिर एक और चीज मैं कहूंगा कि आप भी जो कि एडवाइस करते हो कि स्कूल के पेपर चलते रहेंगे, एट द एंड हमारा मेन। काम तो है बोर्ड्स के अंदर अच्छा करना। तो उनको प्री बोर्ड्स को मैंने बहुत ज्यादा सीरियसली लिया था। प्री बोर्ड 1 को मैंने सीरियसली लिया, लेकिन प्री बोर्ड 2 को मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया। लेकिन इस वजह से किया कि रिविजन तो हो ही रही है प्री बोर्ड्स के बहाने, तो सारी रिविजन उसके अंदर मैंने करी। कुछ थोड़ा सा मतलब ऐसा बहुत मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया उसी टाइम पे। मेरे नाना जी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, तो घर में वैसा माहौल था। और फिर उनकी थोड़ी जनवरी के अंदर भी लाइक ही पास्ड अवे, तो उस टाइम भी ऐसा फेज था। फेब के अंदर भी मैं जब शुरुआत हुई फेब की, तो मतलब मेरे को था कि जिस तरीके से मैं कर पाऊंगा वो मैं नहीं कर पाया कि सैंपल पेपर्स। लेकिन मैंने फेब के अंदर मैं एक चीज कहूंगा कि मैंने मॉक्स दिए। मैंने हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 3 मॉक्स तो दिए हैं, लाइक 3 आवर बैठ के हम्म। पूरा पेपर, और खुद से एनालाइज किया, या फिर कहीं पे टीचर से मदद चाहिए थी तो वो किया। या फिर अपने ट्विन ब्रोस मतलब अपने टेलीग्राम ग्रुप में कुछ पूछ लेता था कि यहाँ पे क्या इम्प्रूव हो सकता है, हम्म। कहीं पे मतलब अपने फ्रेंड से भी। और फिर तो मैंने हर सब्जेक्ट के 3 मॉक्स तो किए ही हैं, 3 आवर्स वाले एटलीस्ट। और इसी टाइम पे मैंने पीवाई क्यूज पे बहुत फोकस किया। पीवाई क्यूज के लिए मैंने डायरेक्ट सीबीएसई की साइट पे 2022 से लेकर अभी तक के सारे उसके अंदर सेट मतलब
सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल अरेंज फॉर्म में पीडीएफ डाउनलोड हो जाती हैं। हर एक को डाउनलोड किया, और उसका तो मैं कह सकता हूँ 2023 से, तो 2023 से लेके 2025 तक के तो मैंने हर पीवाईक्यू किया है। मतलब अपने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पेंटिंग और इंग्लिश में मैंने हर पीवाईक्यू किया है। तो ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी। और फिर बोर्ड एग्जाम्स आ गए, तो मेरे बोर्ड एग्जाम्स थोड़े से लेट शुरू हुए क्योंकि मेरा पेंटिंग ही फर्स्ट एग्जाम था 27 फेब को। तो मैंने 22 फेब तक अराउंड अपना सब कुछ पीवाईक्यूज थोड़े बहुत कर लिए थे, मॉक्स अपने दे लिए थे, और रिवीजन एक बार हो गई थी। अपना डे वाइज प्लान बनाया था मैंने फरवरी के अंदर, तो सब कुछ अपना कवर अप कर लिया था। फिर 22 फेब के बाद मतलब मैंने 3 4 5 दिन अपना पेंटिंग को बहुत अच्छे से पढ़ा, क्योंकि उस पर पहले इतना हाँ, फोकस नहीं था। हाँ। उसमें था कि लास्ट के 5 4 दिन में भी अच्छे से हो जाएगा, और उसके अंदर हो भी गया। वो तो 30 मार्क्स का थियोरी होता है, वो इजी होता है। तो इसके बाद अब मैं बात करना चाहूंगा गैप डेज की, मतलब वो कितना इंपॉर्टेंट टाइम है। उस टाइम बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन आपको चाहिए, मतलब उसको आप वेस्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट द गैप डेज। क्योंकि मैं कहूंगा मेरी पूरी प्रिपरेशन में, कि पूरे साल मेहनत करी वो है, लेकिन गैप डेज में आपको सब कुछ रिवाइज करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अब जैसे साइकोलॉजी का एग्जाम हुआ, तो मेरे को उसमें 5 दिन का गैप डेज मिला था। तो मैंने हर, और मैंने ये नहीं कहा कि एक काम करता हूँ 5 दिन का गैप डे है, तो पहले दिन ही 3 चैप्टर कर लेता हूँ, हुँ, 4 चैप्टर कर लेता हूँ, जल्दी सी कर लेता हूँ। मैंने आराम से 3 से 4 दिन में अपना सिलेबस एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ी है। हुँ, क्योंकि बोर्ड के अंदर पीवाईक्यू से भी मैंने एनालाइज किया कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। आएगा भी तो वो ऐसी चीज होगी कि जहां पे आपको खुद ना खुद थोड़ा बहुत ब्रेनस्टॉर्म करना है, आइडियाज देने हैं, लेकिन बेस तो एनसीईआरटी ही है। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ा मैंने उन 3 4 गैप डेज में, और फिर पीवाईक्यू साथ के साथ रिवाइज कर लिए, और लास्ट डे अच्छे से रिवीजन। तो साइकोलॉजी का मैंने एग्जाम दिया। इसके बाद मेरा मैथ्स का एग्जाम था, और उसी टाइम पे मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, हुँ। मतलब मेरे को बहुत ज्यादा फीवर हो गया था। मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रहा, ओह! 3 गैप डेज मेरे मैथ्स के थे। मैं उसमें हॉस्पिटल में बेड पे लेटे लेटे रैपिड रिवीजन देख रहा हूँ मैथ्स की, कि जल्दी जल्दी फॉर्मूले रिवाइज कर लेता हूँ। और मैथ्स में फिर भी मेरे 97 आ गए, मतलब मैं तो मानता हूँ बहुत, कैसे आए, वो पूरे साल की मेहनत साल थी। की मेहनत। मैथ्स के अंदर ऐसा था कि मैं पूरे साल मेहनत कर रहा था स्कूल के साथ, खुद से, अपने मेंटर की मतलब हेल्प से, मतलब मेरे पुष्पेंद्र सर जैसे उन्होंने गाइड करते रहे, तो उनकी हेल्प से मैथ्स तो मैंने वैसे कवर किया, तो उसका रिजल्ट दिखा। इंग्लिश के अंदर मैंने बताया कि अगर आप लिटरेचर को लास्ट के 2 महीने से भी पढ़ना शुरू करते हुँ, हैं, और आपको सब कुछ क्लियर है, और उसके बाद आप जो इंपॉर्टेंट चीजें, थीम्स, या फिर जो कैरेक्टर स्केचेस हैं, या फिर पोइट्री के अंदर जो समरी है, या फिर जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, इन पे अगर आप फोकस कर लेते हैं तो लिटरेचर तो हो जाता है। हुँ, लेकिन गलती मोस्टली बच्चे ये करते हैं कि लिटरेचर पे ही पूरा टाइम देते हैं, हुँ। इंग्लिश का प्रिपरेशन यानी कि लिटरेचर का लिटरेचर का प्रिपरेशन। प्रिपरेशन। जबकि हमें ये समझना होगा कि वो 40 मार्क्स ही हैं, 50% ही अभी एग्जाम आपका हुआ है। जो बाकी 40 मार्क्स है उसके अंदर आपका राइटिंग, और 22 मार्क्स का रीडिंग रीडिंग सेक्शन, और कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग एक दिन में बिल्कुल नहीं हो पाती। तो मेरे पास आज भी मतलब वो अपने पैसेज के वो पढ़े हैं कि मैंने अप्रैल मई के अंदर, फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेक आया, तो फिर मैंने नवंबर से डेली पैसेजेस, डेली नहीं तो मतलब हफ्ते में एक दो पैसेजेस अपने पुराने मॉक से, पीवाईक्यू से पैसेजेस करना, उनके आज भी मेरे पास ऐसे मतलब अपनी शीट्स पड़ी हैं कि ये है। तो मतलब वो चीज मेरे ख्याल से काम आई अनसीन पैसेजेस के लिए, क्योंकि बहुत बच्चों के मार्क्स, आप लिटरेचर में बहुत अच्छा स्कोर कराते हो, लिखाते हो, अनसीन पैसेज के अंदर आप नहीं कर पाते, हुँ, क्योंकि रीडिंग एक दिन में, 2 दिन में, या एक हफ्ते में नहीं डेवलप हो पाती। वो एक स्किल है जो कि मतलब ओवर टाइम आप अडेप्ट करते हो, आप चीजें सीखते हो, समझते हो, कॉम्प्रिहेंशन अपने आप में बहुत एक स्किल ही है, तो उसको आपको सीखना पड़ता है, तो रीडिंग से आएगी। और जरूरी नहीं है कि आप उसमें रीडिंग एज पैसेज ही करो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो। तो मैं न्यूज़पेपर नवंबर दिसंबर में पढ़ता था, द हिंदू मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया था, थोड़ा सा सीयूईटी के हुँ, पर्सपेक्टिव से, वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। तो फिर रीडिंग की मदद से मैं इंग्लिश में 99 आई स्कोर्ड, मतलब मेरे को यही लगता है। वो 1 मार्क भी कटा होगा तो मेरे को लगता है पता नहीं, शायद अनसीन पैसेज के अंदर ही कटा होगा, क्योंकि एक एमसीक्यू था दैट वाज रियली कंफ्यूजिंग। तो फिर ये हुआ इंग्लिश तक। इकोनॉमिक्स में कहूंगा, इकोनॉमिक्स के साथ तो मेरे को ऐसा था कि ये रिवेंज लूंगा मैं। मतलब मेरे साथ 11th के अंदर आती है स्टैटिस्टिक्स, हुँ। और वो मेरे से नहीं बहुत, होती थी। बहुत डिफ़िकल्ट, हाँ। मतलब मतलब हो भी जाती थी तो कहीं ना कई कहीं मार्क्स गलत कटेंगे। होता ही था, बिल्कुल होता था। और मेरे 11th के अंदर फाइनल एग्जाम में आए थे 72 मार्क्स 80 में से।
और उसी ने ही मेरी परसेंटेज को थोड़ा-सा हुँ, ड्रॉप किया था। और इकोनॉमिक्स मेरे को वैसे अच्छा लगता था। हुँ, मतलब कॉन्सेप्ट्स, अगर मैं इकोनॉमिक्स के अपने 2 पार्ट हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th के अंदर और इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो अपना पॉलिटिकल साइंस जैसा है, वो बहुत तो सही। आप समझ जाते हो, मतलब वो हिस्ट्री है पूरी इंडिया की। हुँ, और इसमें मेरा एक एडवांटेज ये हुआ, जो मैं पॉलिटिकल में भी डिस्कस करूँगा, कि मैंने अपनी लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ी थी 11th के दौरान, और वो थी इंडिया की हिस्ट्री सिंस इंडिपेंडेंस। हुँ, मेरे 12th में आने से पहले मेरे को जो अपनी 12th की पॉलिटिकल की इंडियन वाली बुक थी, हाँ, वो पता थी। हाँ, मेरे को सारे प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ, मतलब जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी वो सारी पता थी। तो ये मैं पॉलिटिकल में डिस्कस करूँगा। लेकिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो गया, वो ह्यूमैनिटीज़ वालों से हो भी जाता है। कॉमर्स वालों को उसमें थोड़ी-सी दिक्कत डिफ़िकल्टी आती आती है। है। मैक्रो की ऐसी चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने डेफिनिशन रट ली, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर उसे अप्लाई भी करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को। आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। अब जैसे कि नेशनल इनकम है, तो आप कितनी बार भी वो फ़ॉर्मूला रिवाइज़ कर लो, जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे, नहीं आपको याद बनेगा। ही नहीं कौन-सा कंज़म्पशन, एक्सपेंडिचर, कहाँ पे नेट हुँ, एक्सपोर्ट जुड़ रहे हैं, कहाँ पे डेप्रिसिएशन है, नहीं समझ में आएगा। तो फिर जो मेरे 5 दिन इकोनॉमिक्स के गैप डेज़ के थे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे, मतलब वो बहुत ट्रांसफ़ॉर्मेटिव थे, और मैं यही कहूँगा कि उनको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। इकोनॉमिक्स पूरे साल पढ़ा, लेकिन कहीं न कहीं मैं बताता हूँ, मेरे हाफ ईयरली में एक एमसीक्यू गलत हुआ, और हाफ ईयरली में मेरे को जाके पता चला कि मेरे को तब तक एक्सेस डिमांड और एक जो शॉर्ट रन के अंदर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, इसमें कुछ डिफरेंस भी होता है। हाँ, तो मेरे को 2 चैप्टर्स के बीच में ये नहीं पता था कि ये 2 चैप्टर अलग-अलग अलग-अलग है। चीज़ों से हाँ, रिलेटेड है। और वो क्वेश्चन गलत हुआ, तो मेरे को पता पता चला, मेरे को चला। रियलाइज़ेशन हुआ कि ये ऐसा है। तो मतलब फिर कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे, लेकिन क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे। और वो क्वेश्चंस मैंने पीवाईक्यूज़ किए, और वो 5 दिन के गैप डेज़ में मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज़ रिवाइज़ किए। एक बार सिलेबस को रिवाइज़ किया और पीवाईक्यूज़ को रिवाइज़ किया, क्वेश्चंस को देख लिया जो-जो मैंने मार्क कर रखे थे पहले से, और फिर वापस से एक बारी मतलब रिविज़न करी, तो उससे इकोनॉमिक्स हुई मेरी। पॉलिटिकल के अंदर, मतलब वो सब्जेक्ट तो सबको ही अच्छा लगता है, सब मेरे को कुछ। तो बहुत अच्छा लगता है पॉलिटिकल साइंस। मतलब वर्ल्ड वाली बुक भी और इंडियन वाली बुक भी, वो बड़ी स्टोरीज़ हैं। आप, मतलब वो बुक ऐसा नहीं लगता उसके अंदर 8 चैप्टर्स हैं। हुँ, मतलब वो चीज़ें फ्लो में जाती हैं कि वो एक बुक आराम से हो जाती है। तो वो हो गई थी, वो तो अपना पूरे साल हमारे टीचर के, मतलब वो अच्छे से क्लास में एक्सप्लेनेशन होती थी, लाइन बाय लाइन हम पढ़ते थे। और हमारा एक चीज़ थी कि हमारा बड़ा कोऑपरेशन था क्लास के अंदर। हम टोटली वैसे तो 7 स्टूडेंट्स थे, लेकिन उसमें से क्योंकि 3 स्टूडेंट्स क्लैट की प्रिपरेशन कर हुँ, रहे थे, तो वो थोड़ा कम आते थे। तो हम ना मिल-जुल के बहुत पढ़ते थे। मतलब ग्लोबलाइज़ेशन वाला चैप्टर जिस दिन होने वाला था, तो हमने मैम को कहा कि मैम ये आप नहीं कराओगे। ये तो ईज़ी है, इसको हम करेंगे। तो हमने हाँ, क्लासेस में इसे प्रेज़ेंट किया। टॉपिक्स डिवाइड किए और प्रेज़ेंट किया। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर तो ऐसा क्लास में था कि हम सब मिल-जुल के पढ़ रहे हैं, तो वो मेरा कवर होता गया, और मेरे एनसीईआरटी हो गई थी। और फ़ेब के अंदर मैंने, क्योंकि एक मतलब डे वाइज़ अपना टाइम टेबल बनाया था, मतलब शेड्यूल बनाया था कि टारगेट्स बनाए थे एक्चुअली, तो वो मैंने उस हिसाब से रिवाइज़ कर लिया था, और लास्ट के वही मेरे पास 4 दिन थे, उसके अंदर मैंने पॉलिटिकल साइंस को मतलब रिविज़न करी अच्छे से। अगर मैं मतलब सब पोर्शन वाइज़ बात करूँ, तो वर्ल्ड वाली बुक है, तो वो उसके अंदर आपको जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग से कई बार क्वेश्चन हुँ, अटेम्प्ट करने होते हैं। ये है कि उसके अंदर जो लाइन्स हैं वो आपको ओपन एंडेड छोड़ देती हाँ, हैं। उसके अंदर आपको आंसर से ज़्यादा क्वेश्चंस क्वेश्चन्स। मिलेंगे, खास बात है। तो वहाँ पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी कुछ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज से ये चीज़ें जोड़नी होती है, और वो अच्छी भी लगती है। अब एक चीज़ होती है कि बच्चे, अगर आपके पास फ्री टाइम है, आपको बेसिक जो है एनसीईआरटी का समझ में आ गया, तो आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो कि आपकी सीयूईटी में पूछी भी जाने वाली है, उनको साथ में पढ़ते रहिए। हुँ, ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल इग्नोर करिए कि ये तो बोर्ड के बाद ही पढ़नी है, कि जो साइड की टेबल्स हैं, मतलब जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन से या जो बॉक्सेस हैं। लीडर्स देख रहे, जो बॉक्सेस हैं, उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया कि ये तो बोर्ड के लिए नहीं है। अब जैसे कि गोर्बाचेव के अंदर, गोर्बाचेव के नीचे वो ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रॉइका, हाँ, अब इसको आप बोर्ड में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अब ये चीज़ आप इग्नोर मत करो, तो इसलिए साथ के साथ अपनी बुक को पूरा अच्छे से कवर करते रहो, क्योंकि उसका आपको फ़ायदा तो सीयूईटी में भी मिलने वाला ही है। और इसी तरह से इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी की मैं बात करूँ, मैं नहीं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एक तो एनसीईआरटी में वो चीज़ें नहीं है जो बोर्ड के अंदर पूछी जाती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बोर्ड के अंदर नहीं पूछी जाती।
लेकिन अगर आपको पढ़ने में मन लगता है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और कुछ नया जानना है, तो एनसीईआरटी को पढ़ लो एक बार एक रीडिंग के तौर पे। और एक और चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई, लेकिन वो एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगी। जैसे कि इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट को मैं कहूँगा एनसीईआरटी के अंदर जितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ना हुँ, प्रोसेस वाइज़ नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर में, कि वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देता है कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है। उस पूरे कॉन्सेप्ट को मतलब बिल्कुल ल्यूसिड बना देता है। हुँ, तो आप थोड़ा बहुत मैक्रो की इकोनॉमिक्स को एनसीईआरटी को अगर आपको रेफर करना है तो उसमें में करो तभी जब आप उससे पैनिक नहीं हो रहे हो, क्योंकि अगर हुँ। आपने गलती से उसमें जो पीछे एक्स्ट्रा चीजें दे रखी होती हैं भी पढ़ लिया और ये सोच लिया कि ये आएगा और फिर भाई ये तो हाँ, मेरे से नहीं हो रहा, तब बहुत डीमोटिवेट हो जाओगे। अब ऐसा था कि हमारे स्कूल के अंदर टी आर जैन वी के ओरी वाली बुक है, वो हमारे लगवाई हुई थी। उस बुक के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिसिंग है, जो बोर्ड के अंदर पूछी जाती है। मैंने ऐसा सुना है कि संदीप गर्ग लाइक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, तो हाँ। अगर आपके संदीप गर्ग फॉलो हो रही है तो आप संदीप गर्ग करो। टीआर जैन है तो पीवाई क्यूज को एनालाइज करके ये समझो कि कौन सी पोर्शंस आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। ये है भैया, मतलब अभी इस सब्जेक्ट वाइज पूरा इससे ब्रेकडाउन। ब्यूटीफुल आंसर इस टॉपिक पे आज तक किसी ने नहीं दिया। मतलब मैंने आई गेस 80 प्लस इंटरव्यूज ले लिए होंगे अपनी हिस्ट्री में, बट आपने पूरे क्वेश्चन ही कवर कर दिए हैं। मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। और अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस आखिरी के मेरे आपसे कुछ क्विक क्विक क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले ओके भाई। मतलब इंटरव्यू लेने से पहले मैंने बच्चों से बात करी। जिनको नहीं पता मैं कॉन्टेक्ट दे दूं, जो भी हमारे बैचेस के बच्चे रहते हैं तो टेलीग्राम में प्रीमियम ग्रुप रहते हैं। बच्चों ने तारीफ करी कि आप बहुत मदद करते हैं बच्चों की, पर्सनल लेवल पे आप कनेक्टेड हैं। तो लाइक आपने हालाँकि इस पे बात करी, बट मैं और बात करना चाहूँगा, आपको क्या लगता है फ्रेंड्स का कितना बड़ा रोल होता है किसी को भी टॉपर बनाने में? तो भैया फ्रेंड्स का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, मतलब कि अगर मैं अपनी ट्विन ब्रोज की जर्नी की बात करूं तो उसमें जो कोर्स मैंने लिए उससे ज्यादा मेरे को लगता है कि वो जो एक कम्युनिटी बिल्ड हुई, हुँ, वो जो एक मोटिवेशन मिलता रहता है, पता लगता रहता है कौन क्या कर रहा है, और थोड़ी हंसी मजाक होती है, डाउट्स अपने डिस्कस कर लो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आप जब साथ में मिलके पढ़ते हैं तो एक वो बर्डन आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अपने साथ में टारगेट्स बना लो अपने फ्रेंड्स के साथ कि अच्छा तुझे ये करना है, मैं भी ये करता हूँ, या फिर अपन मिलके ये वाला चीज ये तब तक अचीव करेंगे। तो एक वो आपको मोटिवेशन मिलता रहता है कि यार मेरे को अचीव करना नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा। हुँ। मतलब कई बार हो सकता है ना कि आप खुद से अपने आप को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो, वो हाँ, सही इजी बात है। चीज नहीं है। हुँ, तो आप मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो आपके फ्रेंड्स उस टाइम पे सबसे बड़े सेवियर होते हैं आपके, क्योंकि हर टाइम आपके टीचर ध्यान नहीं रख सकते, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता क्या चल रहा है, वो भी पढ़ रहा है ठीक है हुँ, पढ़ रहा है। हुँ। फ्रेंड्स उस टाइम पे सबसे बहुत ज्यादा मदद मतलब करते हैं। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ये क्वेश्चन मैं सारे टॉपर से पूछता हूँ, स्ट्रेटजी वीडियोज़ वगैरह देखते थे यूट्यूब पे या खुद से ही सब किया है आपने? हैं। कभी कभार देखता था हाँ, जब ऐसा लग रहा है कि जरूरत है, ज़रूरत है। लेकिन हाँ, लेकिन मोस्टली तो मैं खुद से कर लेता था। और स्ट्रैटेजी में एक्सप्लिसिट कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाता था, मैं बताऊं। हुँ, मतलब मैंने टाइम टेबल बनाने की बहुत कोशिशें करी हैं, हुँ, टाइम टेबल मेरे से फॉलो नहीं हो पाता ज्यादा अच्छे से। मेरे दिमाग में स्ट्रैटेजी बन जाती है कि भाई मेरे को ये चीज करनी है, अच्छे से करनी है। मेरा ऐसा होगा कि वीकली टारगेट भी है, मंथली टारगेट भी है। वो हो सकता है एक पेपर पे ऐसा पेन डाउन नहीं होगा, वो मेरे दिमाग में है कि यार मैं अब की बार इतना इतना कर लूंगा, इतना इतना कर लूंगा, ऐसे ऐसे अच्छे से कवर कर लूंगा। और टाइम वाली चीज में होती है कि भाई आप करो कि आज मैं ये 2 चैप्टर करूँगा, और पढ़ते-पढ़ते आप एक को बहुत अच्छे से कर गए और वो दूसरा नहीं हुआ। फिर या तो 2 चीज़ होंगी, या तो आपको बुरा एक नहीं हुआ, मैं अधूरा गया, या फिर आप बस कवर अप करने के लिए उतनी सीरियसनेस से नहीं पढ़ोगे। हुँ। तो मतलब ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, ऐसा नहीं है, हर किसी का अपना-अपना वो हो सकता है उसमें। मेरे लिए तो टाइम टेबल्स या मतलब ऐसे एक्सप्लिसिट स्ट्रैटेजीज़ ज़्यादा काम नहीं करती। मैं अपना मन में बना लेता था कि क्या करना है मुझे। ठीक है, आखिरी 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे। पहला, अभी तो नए सेशन वाले बच्चों के लिए सीयूटी बहुत दूर है और अभी आपने सीयूटी एग्ज़ाम दिए भी नहीं है, रिज़ल्ट नहीं आया, बट स्टिल अगर आप गाइड करना चाहो कि बच्चे जो 12th में अभी आए हैं, वो अभी से क्या कर सकते हैं सीयूटी के लिए, तो अगर आप कुछ बताना चाहो? देखो, जो अपने बाकी सारे डोमेन्स हैं, वो तो आपकी एनसीईआरटी ही है। तो अगर आप बोर्ड्स के लिए पॉलिटिकल साइंस में अच्छा पढ़ रहे हो, आप बोर्ड्स के लिए साइकोलॉजी में अच्छा पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में अच्छा पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में अच्छा पढ़ रहे हो, तो आपका सीयूईटी कवर हो रहा है। वही मैंने कहा कि जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है उसको इग्नोर मत करो, उसको रीड कर लो। उस ताकि आप उसके साथ फ़ैमिलियर हो तो एट द एंड आपको ऐसा नहीं लगे कि ये कोई नई चीज़ आई है, कोई फ़ॉरेन चीज़ आ गई। ऐसा लगे कि ये पढ़ा हुआ है, बस अब इसको याद कर लेते हैं, पहले इसको याद नहीं किया था। तो डोमेन्स में तो ये रहा।
इको में ऐसा है कि आप थोड़ा-थोड़ा अगर एनसीईआरटी कर सकते हो तो उसको करते रहो, उससे डरो मत, फ़ैमिलियर होगे। मेरे ख़्याल से कोई चीज़ याद करने से कभी याद होती नहीं है। हुँ, मतलब मेरे साथ तो जैसे पॉलिटिकल के अंदर अभी सीयूईटी के अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस है उसके अंदर सेक्रेटरी जनरल की बहुत सारी लिस्ट है, मतलब वो 9 है, उनकी डेटा है। तो मैं ऐसा सोचूँ कि आज बैठ के मैं सारे याद कर लूँगा, नहीं हो पाएँगे। मैं क्या करूँगा, आज देखूँगा उसे, देखूँगा, पढ़ूँगा। कुछ-कुछ चीज़ें जो ट्रिक्स से बन रही हैं वो बना लूँगा। उसे अगले दिन वापस पढ़ूँगा। फिर 2 दिन के गैप के बाद वापस एक बार देख लूँगा। बस एक बार देख भी लूँगा तो वो एक मेंटल इमेज दिमाग में छप जाएगी। और जब पेपर कर रहे होगे ना तो आपको वो ऐसे याद आएगी, यार हुँ, ये उसका था, ये उसका था। मतलब ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी। मतलब वो पेज की लोकेशन याद आ जाएगी, हुँ, पेज में यहाँ पे लिखी हुई थी। तो इसी तरह अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो सीयूईटी हो चाहे बोर्ड हो, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। वो आपके दिमाग में ऐसे छप जाए। बार-बार पढ़ो। बात ये नहीं है कि आप मतलब एक बार पढ़ के बोले हो गया। उसको बार-बार पढ़ो और बार-बार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हर बार आप 1 घंटा लगा के हुँ, ही पढ़ रहे हो, 2 घंटा लगा के। क्योंकि जब आप अगली बार पढ़ोगे तो सक्सेसिव रीडिंग में आपका टाइम रिड्यूस होएगा, क्योंकि आपको आपने एक बार स्किम कर लिया है तो आपको आइडिया रहेगा कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, किन चीज़ों पे फोकस करना है। इसके अलावा इंग्लिश के लिए अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कि कहीं न कहीं मैंने लैग बिहाइंड रहा मैं उसमें, जिसका मेरे को थोड़ा-सा अभी वो लग रहा है कि इंग्लिश अगर आप कर सकते हो तो अपनी रीडिंग की हैबिट बना के रखो। हुँ, थोड़ी बहुत ऐसे मज़े-मज़े में वोकैब्युलरी सीखते रहो अच्छे से, वीकेंड पे कभी या डेली ऐसा अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा एक गेम कर लो कि यार आज तू एक मुझे अच्छा वर्ड बताएगा, मैं तुझे बताऊँगा, हुँ, अपन यूज़ करेंगे सेंटेंसेस के अंदर। तो वोकैब्युलरी वैसे बिल्ड होती रहेगी, क्योंकि वोकैब्युलरी ऐसी चीज़ है जो लास्ट में 1 महीने में नहीं बिल्ड हो सकती। तो वोकैब्युलरी हुई या फिर वर्ड्स हैं, मतलब रीडिंग या कॉम्प्रिहेंशन है, इनको अगर आप अभी से थोड़ा-थोड़ा फ़ोकस कर रहे हो तो सीयूईटी के लिए वो अच्छा है। नहीं तो आप अगर अभी बोर्ड्स के लिए कर रहे हो तो डोमेन्स के अंदर तो आपके सारे कवर हो ही जाएँगे। इंग्लिश का आप ये याद रखना कि ग्रामर तो आप बाद में भी कवर कर सकते हो। ग्रामर तो ईज़ी आती है, वो तो आपने पढ़ी ही है हमेशा से। चाहे सीबीएसई बोर्ड में 12th में ना हो, लेकिन आपको इतना आइडिया आइडिया रहता है रहता अगर है। आपने 10 10th तक तो हमने पढ़ा ही है। इसलिए बस एक मतलब उसको बर्डन या ऐसा टास्क ना लेके एक अपना मतलब एक पार्ट है वो, तो रोज का कोई वर्ड देख लिया, कुछ ऐसा ऐसे वोकैब्युलरी बिल्ड करते रहो। अब बल्कि सिर्फ पेपर के लिए भी मत करो। अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को, अपने राइटिंग स्किल्स को, अपनी रीडिंग स्किल्स को, इनको एक अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए मतलब उनको इम्प्रूव करते रहो। क्योंकि मैं भी ऐसा समझता हूँ कि 11th-12th में मैंने अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम हुँ, किया है। हुँ, कि मतलब थोड़ा बोलना, पब्लिक स्पीकिंग में क्योंकि मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट है तो मैं कर लेता था, लेकिन उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। अभी भी मैं कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्टटर करता हूँ, लेकिन मैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो जब आपको वर्ड्स अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें थोड़ी-सी एडिशनल नॉलेज देना चाहूँगा। नॉलेज तो क्या, मतलब एक पर्सपेक्टिव है कि वोकैब्युलरी बिल्ड करना आपके लिए लाइफ टाइम की एक हुँ, इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि हम 11th में भी साइकोलॉजी में हमने पढ़ा था थॉट और लैंग्वेज का कनेक्शन। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है ना, तो थॉट मुश्किल है, क्योंकि लैंग्वेज थॉट को फैसिलिटेट करती है। आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है, लेकिन आपके पास वो वर्ड नहीं है, तो आप उसको और डेलिब्रेट नहीं कर पाओगे और उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास एक वर्ड है कि यार इसको ऐसा बोलते हैं, तो आप उसके ऊपर एक बुक तक लिख सकते हो। तो वोकैब्युलरी को ऐसे बिल्ड करो कि वो आपके लिए एक लाइफ टाइम की स्किल बनती रहे। तो आप सीयूईटी के लिए नहीं, जो अभी 12th स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ सीयूईटी के लिए नहीं, अपनी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी इंग्लिश वोकैब्युलरी को थोड़ा-थोड़ा काम करते रहो। और रिगरसली तो आप बाद में काम करोगे ही जब आपको सीयूईटी की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। मुझे नहीं पता ये पॉइंट कितने लोग समझ पाएँगे, लेकिन ये बहुत बहुत डीप पॉइंट आपने आखिरी में टच किया है। आदम, आखिरी क्वेश्चन है मेरा, मैं 2 क्वेश्चन को मर्ज कर रहा हूँ। इंटरव्यू देने से पहले आपके दिमाग में भी बहुत चीज़ें चल रही होंगी, बट हो सकता है उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपसे ना पूछा हो, तो वो अगर आप बताना चाहो, और साथ में आखिरी में बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए कि वो आपकी तरह कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, मेरा पर्सपेक्टिव ऑन लक, व्हाट इज़ लक? उम, हमने 12th के अंदर ही चैप्टर पढ़ा है द इंटरव्यू, उसके अंदर अ, अम्बर्टो इको कहते हैं कि वो द नेम ऑफ एग्ज़ैक्टली मैं नाम भूल गया, द द नेम ऑफ रोज़ आई रोज़, गेस, द नेम ऑफ ऐसा रोज़ करके ही है। अब मुझे पढ़े हुए वो 5 साल व्हाई हो गए बट वो यही है। वो इतनी फेमस क्यों हुई, वो एक मिस्ट्री है। हुँ, हुँ। मैं उसको इसी तरीके से देखता हूँ। मेरे 99.6% आए, इसमें बहुत बड़ा पार्ट लक का भी रहा होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ लक होता क्या है। अगर आप रैशनली देखें हाँ। तो
कोई भी चीज आप खुद सिर्फ खुद से नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें आपके अराउंड हो रही होती है, लेकिन सक्सेस के लिए आप रैशनल नहीं हो सकते। हुँ, सच बात ये है, क्योंकि फिर आप क्या करेंगे, आप रैशनल होते हुए भी इतने इरैशनल हो जाएंगे कि आप ब्लेम फिर उन वेरिएबल्स को करने लगेंगे। तो मेरे हिसाब से लक एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं, कि आप कोई चीज कर रहे हैं तो साइड में कुछ सर्कमस्टेंसेस है, हुँ, लेकिन और आप अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, तो वो सर्कमस्टेंसेस मिलके उस हार्डवर्क का रिजल्ट लाते हैं। अब किसी के लिए कोई बहुत ही मुश्किल समय रहा हो, कुछ भी ट्रेजिक इवेंट हुआ हो, तो वो बहुत बोर्ड में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, लेकिन वो इनएडवर्टेंट था, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि यार इसकी वजह से हुआ। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे लिए जो एक मेरा पर्सनल सा वो है कि 99% एक मेरा फॉर्मूला है, मतलब ये कोई इसमें इसमें कोई ऐसा वो कैलकुलेशन नहीं है। हाँ। 99% मेहनत होती है, 1% लक होता है, लेकिन वो लक एक जार जैसा है। आपने उस 99 का जितना परसेंट फिल किया है ना, उतना ही परसेंट ये 1% वाला जार फिल होता है। तो मैं ऐसे देखता हूँ, मतलब ये मेरी पर्सनल इक्वेशन है। बहुत बढ़िया लाइन्स है, मतलब इसका एक बहुत पहले मैंने एग्जांपल भी पढ़ा हुआ था कि मान के चलिए आप किसी केव में, जहाँ से बहुत रास्ते जाते हैं, सिर्फ एक रास्ता है जो आपको बाहर निकालेगा। अगर आप किसी एक रास्ते पे चल रहे हैं, हो सकता है बाहर नहीं निकलेंगे, बट एक रास्ता है जो आपको बाहर निकाल देगा। बट अगर आप चल ही नहीं रहे हैं और आप बीच में खड़े हुए हैं, तो आप हमेशा वहां फंस के रह जाएंगे। तो लक भी उनको फेवर करता है जो अपने साइड से एटलीस्ट कुछ तो इनपुट देते हैं उस सिचुएशन बिल्कुल। में। इसमें भैया मैं एक चीज ऐड करूंगा कि अपने लाइफ के जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, उनसे हमें कुछ ना कुछ मीनिंग निकालते रहना हाँ। चाहिए। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ कि मैं साइकिलिंग करने जा रहा था, और मेरे को मान लो एक पॉइंट तक जाना था, और बीच से एक रास्ता था जहां से मैं रोज जाता था। तो फिर मेरे को लगा कि इधर से चलता हूँ, लेकिन उस दिन वो रास्ता बंद मिला, हम्म। और फिर मेरे को एक बहुत लंबा रास्ता लेके आधा घंटा मेरे को एक्स्ट्रा लगा, और मैं वहां पे पहुंचा, मतलब नॉर्मल साइकिलिंग अपना मॉर्निंग में जा रहा हूँ। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार लाइफ भी कुछ ऐसी ही है, मतलब वो डेस्टिनेशन बिल्कुल सामने थी, मेरे को दिख हाँ। रही थी, हाँ। और वो मैं उसके काबिल भी था कि मेरे को डेस्टिनेशन मिलेगी। लेकिन जो एक कोटा फिल करना था ना मेरे को हाँ। एफर्ट्स का, हाँ। शायद हाँ। वो फिल नहीं हुआ था। जब वो कोटा फिल हो गया तो वो वो डेस्टिनेशन मिल डेस्टिनेशन गई। मिल गई। बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। और आखिरी में कुछ मोटिवेट अगर आप बच्चों को करना चाहें, कुछ बोलना चाहें। मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब जर्नी को एंजॉय करो, ये 12th है। मैंने यही कहा अपने स्कूल के अंदर भी कि ये मार्क्स को चेरिश मत करो, ये एक आपकी जो कल्मिनेशन ऑफ जर्नी है। हम्म। पूरी स्कूल लाइफ का जो लास्ट रिजल्ट है, फिर आप याद करोगे यार स्कूल में ऐसे पेपर दिया करते थे, ऐसा होता था, मार्क्स आए, ऐसा सेलिब्रेशन हुआ। उसको एंजॉय करो, और मार्क्स आते रहेंगे, मतलब सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ो, पढ़ने को एंजॉय करो, और ओवर बर्डन मत करो। मतलब चीजों में पार्टिसिपेट करो, एंजॉय करो। मतलब मैंने तो अपने स्कूल में जितना पार्टिसिपेट किया है, कोई नहीं सोच सकता मैंने कितना पार्टिसिपेट किया। मैंने नेशनल, स्टेट, जोनल, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल, इंटर इंटर हाउस, इंटर हाउस, हर लेवल पे पार्टिसिपेट किया है। तो उस चीज को करते रहो, आपको निखारेगा, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, आपको कहीं न कहीं बेहतर ही बनाएगा। और वही बात है कि वो चीज़ें करो जिनको आप वैल्यू करते हो। ये एक एनालिसिस करो कोई भी चीज़ करने से पहले, किसी भी स्टेप से पहले, कि आपको लास्ट में जाके ऐसा कोई बुरा तो नहीं लगेगा कि यार मैं ये कर लेता हम्म। तो बेटर होता। कि ल एट द एंड ऑफ द ईयर आपको लग रहा है यार थोड़ा पढ़ लेता तो बेटर होता, नंबर आ जाते। मान लो आपका एक वो है, आपका एम है कि यार मेरे को पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा करना है, मेरे मार्क्स कम आए। आपके 90 आए, 80 आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका वो एम नहीं था। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ ईयर आपको ये नहीं होना चाहिए यार मार्क्स कम रह गए। क्योंकि ये एक हम्म। ट्रेड ऑफ है, मतलब टाइम एक ट्रेड ऑफ है, या तो आप किसी एक चीज़ में स्पेंड कर सकते हैं, किसी एक चीज़ में। तो अपने टाइम को एन्जॉय करो, पढ़ते रहो, और मतलब खुद पे बिलीफ रखो, और कभी भी खुद को नेगेटिवली जज मत करो। अपना सेल्फ एस्टीम हाई बना के रखो। हम साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि सेल्फ एस्टीम, जो सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ कॉन्सेप्ट, अब इन चीजों को अपना पॉजिटिव रखो। खुद को हमेशा पॉजिटिवली देखो, खुद की वैल्यू करो, और ऐसा मत सोचो कि आप किसी चीज से कम हो। आप भी कर सकते हो। अभी भी जो 12th के अंदर जिनका रिजल्ट आया, मैं उनको भी कहूंगा कि मार्क्स मैटर नहीं करते। मेरे परसेंटेज आगे तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही ऐसा बहुत खुश हुआ, मतलब खुश हुआ, लेकिन मेरे को अंदर से खुशी मिली। वो चीज ऐसा नहीं है कि डिसाइड करेगी कि मैं आगे क्या करूंगा। वो एक मोटिवेशन मिलेगा, तो आपको जितना मिला उसमें कंटेंट रहो, और आगे बढ़ते रहो। मतलब एक जर्नी को एंजॉय करते रहो, जर्नी में चलते रहो, चीजें होती रहती है, मतलब मार्क्स आते रहते हैं।
थैंक यू सो मच अदम। मैंने आपसे बोला था कि अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू होगा, लेकिन आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, कब 45 मिनट्स निकल गए पता ही नहीं चला। आपने इतने सारी वैल्यूएबल इंसाइट शेयर करी हैं। डेफिनेटली जैसे कमेंट आपने किए थे वीडियोस में, वो इस वीडियो के नीचे भी आने वाले हैं। बच्चे प्रॉमिस करने वाले हैं कि वो अगले साल नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच सीयूटी के बीच में टाइम निकाल कर आने के लिए, इतने सारे बच्चों की मदद करने के लिए। आई होप आपका सीयूटी भी बहुत अच्छा जाए। आगे हम फिर से कभी ना कभी डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू सो मच आज इस इंटरव्यू को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच भैया। और मतलब इंटरव्यू में तो मैं बहुत ही खुश हो गया। मतलब इंटरव्यू ही तो वो फैक्टर, एक रियल मोटिवेटिंग फैक्टर था। तो वही जो भी देख रहे हैं, आप भी ऐसे ही मोटिवेट हो और पक्का आप भी एक दिन यहाँ पे होगे। थैंक यू सो मच अदम।